हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम आप लोग के लेकर के आए हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, जहां से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग अनुच्छेद को कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही पढ़ेंगे जो हमेशा एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 1 को देखेंगे। आर्टिकल 1 को अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कि यह घोषणा करता है आर्टिकल 1 कि भारत राज्यों का संघ हुआ। आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत में विभिन्न कई राज्य हैं, तो भारत सभी राज्यों का संघ है। सभी राज्यों को मिला करके एक भारत राष्ट्र है। तो यह अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 को देखेंगे। आर्टिकल 3 को संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद कानून बना सकती है। संसद को यह अधिकार है कानून बनाने का। तो संसद कानून बना सकती है और पहले से अवस्थित, जो पहले से राज्य अवस्थित है, उसको क्षेत्र और सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकती है। उसका क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के क्षेत्रों में और सीमाओं में, और उसका नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। उन्हें किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 को अगर हम देखते हैं तो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक हो गए। अनुच्छेद 5 में दिया गया है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं वे यहाँ का नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हो। भारत का नागरिक वही होगा, अनुच्छेद 5 में दिया गया है, कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जिनके माता पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय, जिस समय संविधान बना था उस समय भारत में रह रहे हों, तो वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 में दिया गया है। आर्टिकल 53 को देखते हैं। उसके बाद हम और सारे आर्टिकल है, 6, 7 बहुत सारे आर्टिकल है, लेकिन एग्जाम के व्यू से अगर हम पढ़ेंगे तो उतने सारा आर्टिकल एक ही वीडियो में पढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए आर्टिकल हम 53 को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। आर्टिकल 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। यह आर्टिकल 53 में दिया गया है। आर्टिकल 64 को देखते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। आर्टिकल 74 को देखते हैं। एक मंत्री परिषद होगी अनुच्छेद 74 के द्वारा, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा। मंत्री परिषद होगी और उसका जो मेन लीडर होंगे प्रधानमंत्री होंगे, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे। मंत्री परिषद के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे और राष्ट्रपति मंत्री परिषद के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से कोई पुनर्विचार के लिए दिया जाता है तो पुनर्विचार के बाद जो सलाह होगा उसको उस सलाह को राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी। इससे संबंधित जो भी विवाद होगा उसका परीक्षा न्यायालय में नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 76 को देखते हैं। तो आर्टिकल 76 में है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल 76 में दिया गया है। आर्टिकल 76 के द्वारा राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। जितने प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामला जितना भी है तथा मंत्रिपरिषद के में जो निर्णय लिया गया है उसकी सूचना राष्ट्रपति को दें। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो
अनुच्छेद 86 में दिया गया है कि इसके अंतर्गत 86 के अंतर्गत आर्टिकल 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति होंगे। राज्यसभा के सभापति और उप सभापति होंगे। आर्टिकल 89 में दिया गया है कि भारत में राज्यसभा के एक सभापति होंगे और उप सभापति भी होंगे। आर्टिकल 108 में दिया गया है कि यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है और यह राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन को। दोनों सदन में अगर किसी प्रकार का विवाद हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को बताया गया है कि आर्टिकल 110 में आर्टिकल 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकते हैं या अस्वीकृत कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जो जाता है उसको राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति प्रदान कर सकते हैं या फिर अस्वीकृत भी कर सकते हैं। यह संदेश के साथ या बिना संदेश के साथ संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। पर यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा। तो संसद द्वारा आर्टिकल 111 में दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक हो जो विधेयक पारित हो जाएगा वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकते हैं या फिर अस्वीकृत भी कर सकते हैं और वह संदेश के साथ भी संदेश दे सकते हैं कि क्यों अस्वीकृत किए या फिर नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर पुनर्विचार के लिए फिर उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास अगर भेजा जाता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति इसे अस्वीकृत नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 112 को देखते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा। आर्टिकल 112 में दिया गया है। आर्टिकल 123 को देखते हैं तो संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अगर सत्र नहीं चल रहा है, संसद अवकाश में है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है आर्टिकल 123 के द्वारा। आर्टिकल 124 को देखते हैं कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 124 में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो। अनुच्छेद 129 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 129 में दिया गया है। आर्टिकल 148 को देखते हैं तो इसमें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 के द्वारा राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 148 के द्वारा। आर्टिकल 163 में राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा और इस मुख्यमंत्री पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्री परिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह आर्टिकल 163 में दिया गया है। आर्टिकल 169 में यह दिया गया है कि राज्यों में विधान परिषद की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है।
आर्टिकल 169 में राज्यों के विधान परिषद की रचना एवं उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा सांसद द्वारा इसकी स्वीकृति में संभव है। आर्टिकल 200 को देखते हैं तो आर्टिकल 2 में दिया गया है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। आर्टिकल 200 में दिया गया है कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक, जो राज्यों की विधायिका द्वारा जो विधेयक पारित होगा, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर अपनी सम्मति राज्यपाल दे सकते हैं या फिर अस्वीकृत कर सकते हैं। और अगर दोबारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल के पास इस विधेयक को भेजा जाता है तो राज्यपाल इसे दोबारा अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 200 में दिया गया है। तो ये राज्यों में इस तरह का प्रावधान दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा जिस तरह का राज्यों में राज्यपाल के द्वारा उसी प्रकार का केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है कि सांसद से कोई विधेयक पास हो जाता है दोनों सदन में और राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस पे अपना स्वीकृति दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं। और अगर पुनर्विचार के बाद विधेयक पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार में दोबारा भेजा जाता है कोई भी विधेयक को तो राष्ट्रपति इस पे अपना अस्वीकृत दोबारा नहीं कर सकते, इस विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आर्टिकल 200 में दिया गया है राज्यपाल के पास अगर दोबारा कोई विधेयक जाता है पुनर्विचार के बाद तो उसको राज्यपाल अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 213 को देखते हैं तो राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर राज्य विधायिका के सत्र में नहीं है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 213 के द्वारा। आर्टिकल 214 में यह दिया गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। आर्टिकल 214 में दिया गया है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। आर्टिकल 226 में दिया गया है कि मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां हैं। उच्च न्यायालय को यह शक्तियां हैं कि मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की जो शक्ति है वह आर्टिकल 226 में दिया गया है। आर्टिकल 233 में दिया गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगा और उच्च न्यायालय के परामर्श से या इसकी नियुक्ति होगी। आर्टिकल 235 को देखते हैं तो उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। उच्च न्यायालय का जो नियंत्रण होगा वह नियंत्रण न्यायालय पर होगा। यह आर्टिकल 235 में दिया गया है। आर्टिकल 239 में दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल से किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकते हैं या एक प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं। या आर्टिकल 239 में दिया गया है कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलेगा। यदि वह उचित समझे तो राष्ट्रपति अगर उचित समझे तो बगल के पड़ोस के किसी भी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकते हैं या फिर एक प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं। यह आर्टिकल 239 में दिया गया है। आर्टिकल 243 को अगर हम देखते हैं तो इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 243 में। तो ये थे कुछ आज के हमारे इस वीडियो का महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो इस आर्टिकल से हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस आर्टिकल को
आप ज़रूर समझें और याद करें। आर्टिकल तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, कोई भी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेन व्यू था इस आर्टिकल को याद करवाना। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।